हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है मशहूर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की, जिनका रिसेंटली उन पे एक हमला हुआ है जिससे वो काफ़ी चोटिल हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट है। अब वो रिकवर कर रहे हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि ऐसा क्या ग्रहों का कॉम्बिनेशन रहा जिसकी वजह से उनको ये परेशानी देखनी पड़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उस इवेंट पे जाएं, हम सबसे पहले उनकी पूरी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करेंगे कि सैफ अली खान जी की लाइफ कैसी रही है, कैसे उनका फिल्मों में काम रहा है। और सैफ अली खान जी का जन्म न्यू दिल्ली में 16 अगस्त 1970 को हुआ था, लगभग रात के 2 बजे। और उनके फादर मशहूर क्रिकेटर टाइगर पटौदी थे, और उनकी मदर एक मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर जी थी। तो इन दोनों हस्तियों के पुत्र हैं सैफ अली खान जी। तो सैफ अली खान जी का करियर फिल्मों में शुरू हुआ 1993 के आसपास। उन्होंने एक फ़िल्म की थी परंपरा। उसके बाद उन्होंने कई फ़िल्में की, जैसे मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और हम साथ साथ हैं, और कई और मकबूल फिल्म्स में काम किया। दिल चाहता है, ओमकारा, सलाम नमस्ते, तारा रंपम, हम तुम, और इस तरह की बहुत सारी पिक्चरों में उन्होंने काम किया। तो उन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। शुरू में तो उनकी फिल्म्स ठीक ठाक ही चली, फिर बाद में लोगों ने उनके एक्टिंग को सराहा काफ़ी। तो हम उनकी अगर कुंडली में नज़र डालें कि, और एक और चीज़ बता दें कि उनको अवार्ड्स भी बहुत मिले हैं। उनको 6-7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, उनको एक नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है, और एक पद्मश्री से भी सम्मानित व्यक्ति हैं वो। तो अब हम उनकी कुंडली पे पूरा विश्लेषण करते हैं। तो इनका जो लग्न है वो मिथुन लग्न के हैं, जेमिनी। और जो भी जेमिनी एसेंडेंट होते हैं उनका नेचर काफ़ी जॉली किस्म के होते हैं, हैप्पी गो लकी। जहाँ भी पार्टी में जाएंगे तो पार्टी की जान होते हैं। तो काफ़ी मिलनसार किस्म के व्यक्ति रहते हैं। और उनकी राशि है, चंद्र जो है वो मकर राशि के हैं। तो मकर राशि के ज़्यादातर काफ़ी सिस्टमैटिक रहते हैं, और काफ़ी प्रैक्टिकल भी रहते हैं, अपने फैमिली की तरफ काफ़ी ओरिएंटेड रहते हैं, फैमिली का ख्याल करने वाले होते हैं, और थोड़े हार्ड टास्क मास्टर भी कह सकते हैं। और अगर हम बाकी ग्रहों की पोजीशन देखें तो हम देखते हैं कि द्वितीय भाव में सूर्य मंगल ज़रूर नीच के हैं, और तीसरे भाव में मरक्यूरी और केतु, बुध और केतु हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र नीच के हैं। फिफ्थ हाउस में गुरु शुक्र की राशि में है। एट्थ, सिक्स और सेवन्थ में कोई प्लैनेट नहीं है। एट्थ में चंद्र हैं, और नाइन्थ में राहु है। दशम स्थान खाली है, और 11वें भाव में शनि है, 12वां स्थान खाली है। तो ये तो है प्लैनेट्स की और ग्रहों की पोजीशनिंग। तो अगर हम देखें इस कुंडली में 3 ग्रह नीच के हैं। एक मंगल हो गया, मंगल नीच का, और एक शुक्र भी हो गए नीच के, और शनि भी। तो और एक और चीज़ हम देखें तो एक दोष भी हमें दिख रहा है कि चंद्र अष्टम में है, तो एक केमद्रुम दोष भी दिख रहा है, क्योंकि चंद्र के दोनों तरफ कोई बेनिफिक प्लैनेट्स नहीं है। तो एक केमद्रुम दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो प्राइमा फेसी अगर हम इस कुंडली को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये कुंडली काफ़ी नेगेटिव होनी चाहिए, इतनी बलवान नहीं है। लेकिन अब हम डिटेल में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि किन ग्रहों की पोजीशन से या एस्पेक्ट से ये कुंडली ज़्यादा बलवान हुई है। तो अगर हम द्वितीय भाव में जाए तो वहाँ सूर्य मंगल है। मंगल नीच के ज़रूर है, तो मंगल अगर आपके स्ट्रांग है तो आप काफ़ी बलिष्ठ किस्म के व्यक्ति होते हैं, और मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन मंगल अगर थोड़े नीच के हो गए तो आदमी थोड़ा फेमिनाइन, उनकी शुरू की पिक्चर देखे तो थोड़ी उनमें फेमिनिटी ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने बाद में अपने को बिल्डअप किया अपने वर्कआउट करके, और काफ़ी अपनी पर्सनैलिटी पे काफ़ी काम किया। ये इसलिए हुआ कि चंद्र की 7वीं दृष्टि मंगल पे है, जो नीच भंग अपने ही घर पे है। तो नीच भंग राजयोग हो रहा है यहाँ पे, तो मंगल का नीच भंग हो रहा है, और सूर्य भी साथ में है। तो ये सेकंड हाउस बलवान हो जाता है। और हम जानते हैं उनकी पैतृक संपत्ति बहुत है, तो सेकंड हाउस पैतृक चीज़ों के लिए भी देखा जाता है।
तो ये तो कारण रहे कि इनकी सेकंड हाउस इतना स्ट्रांग है, तो उनका फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा है। अगर हम थर्ड हाउस में जाते हैं तो थर्ड हाउस आपके इसमें यहाँ बुध और केतु विराजमान है और राहु की दृष्टि है। तो ये हाउस भी हम ठीक ही ठाक बोलेंगे, ये आपके एफर्ट्स का भी हाउस होता है। और आपके बुध और केतु कभी आपको काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव नेचर का और रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन भी बना सकता है। और अगर हम फोर्थ हाउस की तरफ नज़र डालें तो ये ज़रूर है कि यहाँ पे शुक्र नीच का हो जाता है, लेकिन एक और चीज़ देखेंगे तो पंचमेश का चतुर्थ भाव में जाना एक राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। तो उनके जो सुख सुविधा भूमि वाहन मकान जो भी ये चौथा हाउस डिनोट करता है, वहाँ पे इतना डैमेज नहीं हुआ शुक्र के नीच का होने का, क्योंकि एक तरह से राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। और एक चीज़ हम नोटिस करें, शुक्र की दशम घर में उच्च की दृष्टि, तो ये दर्शाता है कि इनका करियर फिल्म लाइन में क्यों आया, बिकॉज किसी भी कलाकार के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शुक्र की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है, उच्च की दृष्टि। फिफ्थ हाउस में गुरु विराजमान है और लेकिन शनि और मंगल और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होता ही है इस घर में। और इसमें उनके लव अफेयर्स भी काफ़ी रहे, उनके रिलेशनशिप्स ऊपर नीचे रहे, और हो सकता है संतान से भी थोड़ा थोड़ी थोड़ी कभी कभी उनसे दूरियां बढ़ जाएं। लेकिन एक चीज़ देखेंगे कि शनि की भी उच्च की दृष्टि पड़ रही है, मंगल राहु, तो ये मिक्स्ड बैग है। मतलब ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ये मिक्स्ड ही रहेगा इस भाव का जो प्रभाव है। अगर हम सिक्स्थ हाउस की बात करें तो ये सिक्स्थ हाउस इनका जो रोग ऋण शत्रु का भाव माना जाता है। तो मंगल आप हमने देखा है कि थोड़ा वेल प्लेस्ड है, तो यहाँ पे उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। मंगल वेल प्लेस्ड मतलब उनके पास एस्पेक्ट्स, चंद्र के एस्पेक्ट और सूर्य की वजह से मंगल बलवान हो जाते हैं, तो ये हाउस में इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और जो सेवन्थ हाउस है, ये जो मैरिज रिलेशनशिप्स पार्टनरशिप्स का हाउस है, यहाँ पे अगर हम देखें तो गुरु जो सप्तमेश है पंचम स्थान में जा रहे हैं। तो ये एक लव, जब भी पांचवें और सातवें का रिलेशन, भावों का रिलेशन होता है, तो लव मैरिज के भी योग बन जाते हैं। तो हमने देखा उनकी लव मैरिज, दो मैरिजेज हुई हैं, दोनों लव मैरिजेस थी, लेकिन पहली ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो गुरु जो सप्तमेश है उस पर थोड़े मैलिफिक प्लैनेट्स का भी असर हो रहा है, जैसे शनि का, राहु का, तो थोड़ा ये इम्पैक्ट हो जाता है। अगर हम देखें शुक्र भी नीच के हैं जो आपके स्पाउस को डिनोट करते हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। अगर हम अष्टम की तरफ आए तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है, क्योंकि चंद्र जो आपके मन का कारक भी है, और ये केंद्र दोष के अंतर्गत आ जाता है। अष्टम में चंद्र बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे मानसिक तनाव, और शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे, या मदर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, या मदर की हेल्थ थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है। तो रिसेंटली उनकी मदर को भी थोड़ी हेल्थ के इश्यूज हुए थे, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मीडिया से मिली है। और अगर हम उनके भाग्य के भाव में जाते हैं तो वहाँ पे राहु प्लेस्ड है, जहाँ पे उन पे बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो ठीक है, और जो गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा ये भाग्य को बलवान ज़रूर करेंगे। जो नवमेश हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, क्योंकि शनि नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु जहाँ भी दृष्टि डालते हैं थोड़ा उसको बेटर कर देते हैं। तो भाग्य उनका ज़रूर थोड़ा कमज़ोर हम कह सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि ने थोड़ा भाग्य को सपोर्ट किया है, और गुरु की दृष्टि ने 11वें भाव को भी थोड़ा सपोर्ट किया है। हम 11वें भाव में अभी थोड़ी देर में आएंगे। और दशम की बात करें तो हमने बात की, जो उनका कर्म का भाव है, उनके सोशल स्टेटस का भाव है, वहाँ पे शुक्र की अपने भाव में दृष्टि, उच्च की दृष्टि बहुत अच्छा करती है इस भाव को। और 11वां भाव जो आपके गेन्स का होता है, जो आपके बाकी जो इनकम का भी भाव होता है, वहाँ पे शनि नीचे ज़रूर है, लेकिन गुरु की दृष्टि इसको बलवान करती है, तो गुरु से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और जो 11वें भाव के स्वामी हैं वो भी थोड़े अच्छे एस्पेक्ट्स की वजह से रिजल्ट्स अच्छे देंगे, तो इनकम का इनका ठीक रहेगा। और अगर हम एक और चीज़ देखें, गुरु का जो नवी दृष्टि है वो उनके लगन पे पड़ रही, तो ये लगन को बलवान करती है और व्यक्तित्व को बलवान करती है। जब भी गुरु दृष्टि लगन पे डालते हैं तो व्यक्तित्व आदमी का चमक जाता है।
तो काफ़ी उससे हेल्प मिलती है। और अगर हम उनके 12वें भाव को देखें तो जो व्यय का भाव है ये ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, उनके फ़ौरन से भी इनकम हो सकती है। तो अगर हम उनकी अब दशाओं पे दृष्टि डालें कि क्या वजह थी कि उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो अगर हम देखें उनकी विंशोत्तरी दशा पे नज़र डालें तो उनको राहु की महादशा में, गुरु की महादशा में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मूवी के एस्पेक्ट से, क्योंकि फिल्म्स काफ़ी ठीक ठाक चली। क्योंकि राहु जब एक्टिव हुआ था उनका भाग्य का स्थान थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो गया, इतना मजबूत ना होने के कारण भी, लेकिन फिर भी भाग्य एक्टिवेट हुआ, उनको काम मिलना शुरू हुआ। और अगर हम उनके जब गुरु की महादशा हुई तब सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि एक और चीज़ देखिए कि दशमेश का पंचम में जाना एक और केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण कर रहा है, और शुक्र की उच्च की दृष्टि उनका जो कर्म का स्थान है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो डिस्पाइट कि उनके सेटबैक्स के बावजूद भी वो टिके रहे और अब तक फिल्म्स करते जा रहे हैं। भाग्य ने थोड़ा कम सपोर्ट किया, वरना वो भी एक टाइम पे कहा जा रहा था कि जैसे बाकी खान से उनकी तुलना में वो भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये तो उनकी कुंडली का विश्लेषण हो गया। अब हम विंशोत्तरी दशा में हमने राहु जो गुरु की महादशा में अच्छे रिजल्ट्स मिले उनको। गुरु की महादशा 4 दिसंबर 2004 से 4 दिसंबर 2020 तक रही, तो इसमें उनको काफ़ी अच्छा टाइम उनका फिल्म्स के हिसाब से रहा। लेकिन अब जो उनकी महादशा चल रही है वो शनि की 2020 से 2039 तक, 2039 तक चलेगी। तो शनि क्योंकि नीच के हैं, और शनि की महादशा में तो 11वां भाव है और 8वां भाव है, और जो भाग्य का भाव है 9th हाउस, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ठीक है, भाग्य से थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और थोड़ी रिकग्निशन भी मिल जाएगी, इनकम भी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन जो दशम भाव एक्टिवेट हुआ है वो थोड़ा चिंता का विषय है, और इस टाइम पे उनकी शनि में बुध में सूर्य चल रहा है। तो शनि में बुध में सूर्य, तो सूर्य उनके मारक स्थान के भी स्वामी सेकंड हाउस में है, तो वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। शनि की वजह से 8th हाउस थोड़ा एक्टिवेट हो गया है, और सूर्य का ट्रांजिट 8th हाउस में भी है। तो शनि में बुध में सूर्य थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहा इनके लिए, इस जो इवेंट हुआ। लेकिन एक और चीज़ है, इस टाइम पे उनकी शनि की 7.5 का लास्ट ढैया चल रहा है। तो शनि की 7.5 का लास्ट ढैया होने की वजह से ये प्रॉब्लम भी हुई है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, शनि का थोड़ा महादशा कमज़ोर होना, अष्टम में सूर्य का भी अभी ट्रांजिट होना, और सूर्य उनके मारक स्थान में भी है, और शनि की महादशा का शनि की 7.5 का लास्ट स्टेज चल रहा है। तो ये इंसिडेंट इन कारणों की वजह से पॉसिबिलिटी बहुत हाई हुई है, क्योंकि ये टाइम पीरियड उनका थोड़ा बहुत कष्टदायी है। लेकिन अब शनि की महादशा का एंड, शनि की 7.5 का एंड पीरियड हो रहा है मार्च 29 के बाद, इनकी शनि की 7.5 ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो था सैफ अली खान जी की पूरी कुंडली का विश्लेषण, और कैसे ये जो इवेंट हुआ उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम।